Good evening, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil. Guys, today we are going to talk about some very useful English idioms and phrases. ये idioms और phrases English में बोलते टाइम बहुत काम आते हैं जब आप अपनी बात को बिल्कुल सटीक ढंग से कहना चाहते हैं और वही कहना चाहते हैं जो आपके मन में, आपके दिल में होता है। उसके लिए बिल्कुल सही और सटीक अल्फाज का इस्तेमाल ये फ्रेजेस और इडियम्स करते हैं जब हमें कोई बात बिल्कुल उसी ढंग से कहना होती है जैसे हमारे मन में विचार आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन फ्रेजेस को, और आज हम कुछ बहुत अच्छे फ्रेजेस इंग्लिश में करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज का पहला फ्रेज है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस भी कहा जाता है कभी कभी। पूरा फ्रेज यह है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। जो चीज हमारे पास होती है वो तो हमें कम अच्छी लगती है, लेकिन जो दूसरे के पास होती है या जो हमें नहीं मिली होती है उस चीज को हम हमेशा अच्छा समझते हैं। उस चीज को इंग्लिश में कहा जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है वो तो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे के पास या दूर कहीं पर जो चीज है वो हमें ज्यादा भाती है, हमें अच्छी लगती है, इसीलिए कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। ये था आज का पहला फ्रेज। अब अगर इसको आपको सेंटेंस में यूज करना है तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। हाँ, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। जैसे आपने किसी चीज को पसंद किया, मुझे वो पसंद नहीं है, आपने कहा सर वो मेरे उस दोस्त के पास है, मैंने कहा होने दो तुम्हारे दोस्त के पास। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, उसके पास है इसलिए तुम्हें अच्छी लग रही है, जब तुम्हारे पास वो चीज होगी तो तुम्हें इतनी अच्छी नहीं लगेगी। दूर की चीजें हमें हमेशा अच्छी लगती हैं और हमारा दिल चाहता है कि वो चीज हमारे पास भी हो। तो मैं सिर्फ इससे इतना कहूंगा कि डोंट बी अ फूल, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। बेवकूफ मत बनो, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे और आगे बढ़ते हैं दूसरे फ्रेज की तरफ। आज का दूसरा फ्रेज है बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, आसमान से गिरे खजूर में अटके। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इस ढंग से कहेंगे जो फ्रेज मैंने आपको, जो इडियम मैंने आपको बताया है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ना उसमें खजूर का कुछ आप मतलब निकालेंगे, ना आसमान का निकालेंगे, कुछ नहीं। इसका मतलब होता है कि एक परेशानी से निकलकर दूसरी बड़ी परेशानी में फंस गए, एक परेशानी से निकलने के चक्कर में दूसरी किसी बड़ी परेशानी में फंस गए। करा रहे थे घर में बिजली सही, पता चला कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, अब उसके लिए भागदौड़ करना पड़ेगी, उससे भी बड़ी परेशानी। तो बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। बी का आपको मैं यूज बता चुका हूं कि इज, एम, आर, जिस किसी भी फ्रेज में बी होगा उसमें या तो आप इज का यूज करेंगे या एम का या आर का प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में तो वो वॉज और वर के साथ यूज होगा। तो अगर मुझे कुछ कहना है कि भाई मैंने ऐसा किया तो मैं तो बस आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मतलब एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में घिर गया। आई वॉज जस्ट आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। वॉज यहां मैं लगाऊंगा बी का फॉर्म, इसलिए कि ये बीती हुई घटना की बात कर रहा हूं मैं। ये था आज का दूसरा फ्रेज। तीसरा फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से, जायज, नाजायज, अच्छा, बुरा, ईमानदारी से, बेईमानी से, मुझे ये चीज चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए हर हालत में, चाहे मुझे इसके लिए किसी को रिश्वत देना पड़े, किसी को डराना पड़े, किसी को धमकाना पड़े, किसी की पिटाई लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है जायज या नाजायज, अच्छे या बुरे, किसी भी तरीके से। आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय हुक और बाय क्रुक। ये काम मैं कराना चाहता हूं भाई, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, काम ये मुझे करवाना है। आई वॉन्ट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। ये नौकरी तो मुझे चाहिए, अब चाहे जैसे भी मिले, चाहे डराकर मिले, धमकाकर मिले, किसी को रिश्वत देकर मिले, सही तरीके से मिले या गलत तरीके से मिले, बाय हुक और बाय क्रुक। ये था तीसरा फ्रेज। और अब हम चलते हैं चौथे फ्रेज की तरफ। बी पोल्स अपार्ट। बी पोल्स
अपार्ट, POLES, अपार्ट, APART, एक ही वर्ड है, ए अलग और पार्ट अलग नहीं लिखा जाएगा। बी पोल्स अपार्ट का मतलब दो लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस होना, जिसे हम कहते हैं कि दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। पोल्स आपके ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो जितना उन दोनों पोल्स में डिफरेंस है उतना दो लोगों में, उनके तौर तरीकों में, उनकी आदतों में। अब मैं अपने और अपने भाई की आदत की बात कर रहा हूं कि माई ब्रदर एंड आई, अब दो लोग हो गए इसलिए इज नहीं होगा, एम नहीं होगा। माई ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट, तो इसमें आर लगेगा, बी का फॉर्म के माई ब्रदर एंड आई आर पोल्स अपार्ट। यू एंड योर ब्रदर आर पोल्स अपार्ट। माई फ्रेंड एंड आई आर पोल्स अपार्ट। किसी भी चीज में, किसी दो लोगों में, उनकी आदतों में, उनके कैरेक्टर में अगर बहुत बड़ा फर्क है, मामूली फर्क नहीं, जमीन आसमान का फर्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अगर इस तरह की बात है तो बी पोल्स अपार्ट का यूज हम कम करेंगे। उसके बाद गो बैक ऑन वंस वर्ड, यह है आज का 5वां फ्रेज। गो बैक ऑन वंस वर्ड, अपनी बात से फिर जाना, जो आपने वादा किया था उससे मुकर जाना, इनकार कर देना, मना कर देना कि मैंने ऐसा नहीं कहा था या मैंने ये नहीं कहा था। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, मैं किसी को चेता रहा हूं, किसी को बता रहा हूं कि देखो भाई अपनी बात से इनकार मत करो, फिरो मत, तुमने ये वादा किया था। सो डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। अगर पास्ट टेंस में यूज करेंगे कि भाई वो अपनी बात से फिर गया या मुकर गया, तो ही वेंट बैक, गो का पास्ट टेंस वेंट हो जाएगा, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। उसके बाद अगला फ्रेज है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये आज के टाइम में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन फ्रेज है। जब आप जैसा करेंगे आपकी जिंदगी में वैसा ही आपके सामने आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो बुराई आपके सामने आएगी, वो बुराई आप पर पड़ेगी। तो कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बहुत आसान और याद रखने में, यूज करने में दोनों में आसान है। अच्छा फ्रेज है, याद रखिए। उसके बाद नंबर 8, गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन का मतलब होता है कोई काम खुद ना करना बल्कि किसी और से करवाना। मैंने कल अपनी आई साइट चेक करवाई थी, मैंने तो नहीं की थी, डॉक्टर ने की थी, तो मैंने उससे करवाई थी, उसको पैसे दिए। आई गॉट, गेट का पास्ट टेंस क्योंकि कल की बात है। आई गॉट माई आई साइट चेक्ड, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा और सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। आई गॉट चेक्ड माई आई साइट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, बहुत से लोग इसमें ये गलती कर देते हैं। आई गॉट माई आई साइट चेक्ड, पहले वो चीज जो आपने करवाई, आई साइट चेक करवाई, चेक बाद में, वर्ब बाद में, नाउन पहले। आई गॉट माई टीवी रिपेयर्ड, मैंने अपना टीवी ठीक करवाया यानी कि मरम्मत करवाई। आई गॉट दिस रूम पेंटेड, मैंने इस रूम में पेंट करवाया, मैंने खुद नहीं किया, पेंटर को पैसे दिए, उसकी उजरत दी, उसका मेहनताना दिया, उसके जो चार्जेस थे वो दिए और वो काम मैंने करवाया। आई गॉट माई बाइक सर्विस्ड एट द सर्विस स्टेशन, मैंने अपनी बाइक सर्विस स्टेशन पर सर्विस करवाई, मैंने नहीं की, जहां जो मैकेनिक थे, जो उस काम को करने वाले थे, उन्होंने किया। तो इसलिए ये काम हमने किया नहीं, करवाया। तो जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं बल्कि किसी और से करवाते हैं तो उसमें फ्रेज यूज होता है गेट समथिंग डन। आई गॉट माई मार्कशीट अटेस्टेड, मैंने अपनी मार्कशीट अटेस्ट करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, मैंने किसी प्रोफेसर या लेक्चरर के पास जाकर या किसी ए क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाकर उस मार्कशीट को अटेस्ट करवाया, मैंने नहीं किया। आई गॉट माई मार्कशीट अटेस्टेड, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद अगला फ्रेज है नंबर 9, गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की आदत पड़ जाना, चाहे वो चाय पीने की आदत पड़ जाए, गुटखा खाने की आदत पड़ जाए, सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाए, सोते टाइम दूध पीने की आदत पड़ जाए, रात को लेटते टाइम कोई बुक या नॉवेल पढ़ने की आदत पड़ जाए, किसी भी तरह की आदत अगर आपको पड़ जाती है नहीं, लेकिन किसी कुछ कारणों से, कुछ हालात से वो आदत आपको पड़ गई। जब मैं मुंबई में था तो मुझे रात को देर तक जागने की आदत पड़ गई। आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट इन द नाइट, तो इसमें जो वर्ब आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा। आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई। किसी के बारे में मैं कहूं ही गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। एंड यू आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग विद एवरीबडी, तुम्हें आदत पड़ती जा रही है हर एक से बहस करने की।
तो आदत पड़ती जा रही है, पड़ गई, यू आर गेटिंग इनटू, पड़ती जा रही है। यू गॉट इनटू, आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। डूइंग का मतलब यह है कि यहां पर जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा। आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंक टी नहीं हो सकता, ड्रिंकिंग टी ही होगा। आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग विद एवरीवन। मुझे आदत पड़ गई हर एक से बहस करने की, क्योंकि मैंने वकालत की थी तो अदालत में बहस करना पड़ती थी, तो हर एक से बहस करने की आदत पड़ गई थी। नहीं, पैदाइश से मेरी आदत, जन्म से ये आदत नहीं थी, लेकिन कचहरी में काम करने की वजह से, अदालत में बहस करने की वजह से आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग विद एवरीबडी। तो आर्ग्यूइंग होगा, आर्ग्यू नहीं होगा, माइंड इट। उसके बाद आज का 10वां और बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज, कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब होता है हिसाब किताब में हेर फेर करना या आंकड़ों में कुछ फेर बदल कर देना, सेल्स ज्यादा दिखाना, खर्चा ज्यादा दिखाना, आमदनी कम दिखाना, अकाउंट्स में किसी भी तरह का हेर फेर करना या उसमें बदलाव करना, दैट इज कुक द बुक्स। ही लॉस्ट द जॉब बिकॉज ही वॉज कुकिंग द बुक्स। उसकी नौकरी जाती रही क्योंकि वो हिसाब में हेर फेर कर रहा था, बदलाव कर रहा था, कुछ गलत दिखा रहा था, आंकड़े बिक्री के और खर्चे के और इसके। दैट इज टू कुक द बुक्स, मतलब हिसाब में हेर फेर करना या आंकड़ों में बदलाव करना, जबरदस्ती किसी को खुश करने के लिए ज्यादा आंकड़े दिखाना कि हमारी इस बार सेल इतनी हुई है और खर्चा इतना हुआ है, ये सब इसमें बदलाव कर देना, दैट इज टू कुक द बुक्स। ये था आज का लास्ट फ्रेज, मतलब 10th फ्रेज। मैं समझता हूं कि ये फ्रेजेस और इनका यूज और इनका मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अपनी लैंग्वेज में, बोलने में, लिखने में, और अगर कोई दूसरा बोले तो समझने में आपको इसमें आसानी होगी। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and see you all in my next video inshallah. Thank you.